इन सब की शुरुआत तब हुई जब हमने पहले प्राचीन मानव जीनोम का अनुक्रमण करने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि इससे हमें एक ही व्यक्ति से प्राप्त भारी मात्रा में डेटा मिला। सबसे पुरानी वाइकिंग कथा को वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया है, लेकिन यह किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है। जीनोम अनुक्रमण से पता चलता है कि वाइकिंग कहानी का कुछ हिस्सा मानव निर्मित नहीं है। क्या ये मिथक वास्तविक आनुवंशिक प्रमाणों पर आधारित हो सकते हैं? इसका हमारी इतिहास की किताबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए हमारे साथ वाइकिंग डीएनए में छिपे रहस्यों की पड़ताल करें। वाइकिंग डीएनए की खोज ने हमारे अब तक के सारे ज्ञान को बदल दिया। लंबे समय से कई लोगों के मन में वाइकिंग की छवि को लेकर एक निश्चित धारणा बनी हुई थी। फिल्मों, टीवी शो, कॉमिक्स और खेल टीमों के लोगो जैसे विभिन्न मीडिया माध्यमों ने हमारे मन में इस छवि को और मजबूत किया था। आमतौर पर वाइकिंग को लंबे सुनहरे बालों, नीली आंखों और मजबूत शरीर वाले एक लंबे आदमी के रूप में दर्शाया जाता है। कभी-कभी इस वाइकिंग को सींगों वाला हेलमेट पहने हुए आत्मविश्वास से खड़े हुए दिखाया जाता है, मानो वह स्कैंडिनेविया के किसी आधुनिक जिम का हिस्सा हो। यह छवि सदियों से हमारे मन में बसी हुई है, जिससे यह सटीक और निर्विवाद प्रतीत होती है। हालांकि विज्ञान ने अब आगे आकर उस प्रचलित धारणा पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। वैज्ञानिकों के एक बड़े समूह ने हाल ही में 6 साल तक चलने वाली एक व्यापक वैज्ञानिक परियोजना पूरी की है। यह कोई छोटा या जल्दबाजी में किया गया शोध नहीं था। यह एक गहन और सावधानी पूर्वक की गई जांच थी, जिसका उद्देश्य वाइकिंग्स के नाम से जाने जाने वाले व्यक्तियों के बारे में वास्तविक सच्चाई को उजागर करना था। वैज्ञानिकों ने 400 से अधिक वाइकिंग कंकालों के डीएनए का परीक्षण किया। ये अवशेष किसी एक स्थान पर नहीं पाए गए थे। वे यूरोप और यहां तक कि ग्रीनलैंड में भी कई स्थानों पर पाए गए थे। उद्देश्य सरल लेकिन प्रभावशाली था। यह समझना कि वाइकिंग वास्तव में कौन थे, विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने 800 से 1050 के बीच तटों को लूटा और व्यापक रूप से यात्रा की। इस शोध के निष्कर्ष इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में शामिल किया गया, जो परिणामों की विश्वसनीयता और महत्व को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने स्वीडन के वर्नम में एक वाइकिंग कब्रिस्तान में मिली काटा नामक महिला के कंकाल का अध्ययन करके अपना शोध शुरू किया। आमतौर पर जब स्वीडन में किसी वाइकिंग स्थल पर कंकाल मिलता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि डीएनए पारंपरिक वाइकिंग आनुवंशिकी से मेल खाएगा। हालांकि जब काटा के डीएनए की जांच की गई और दूसरों के डीएनए से तुलना की गई, तो परिणाम अपेक्षित कहानी से मेल नहीं खाए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि वाइकिंग्स सभी गोरे नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। गोरे वाइकिंग्स की मजबूत धारणा के बावजूद डीएनए साक्ष्य से पता चला कि वास्तव में उनमें से कई के बाल भूरे थे। यह मीडिया में प्रचलित नॉर्डिक वाइकिंग्स की छवि के विपरीत है। उनका रूप रंग पहले की सोच से कहीं अधिक विविध और गहरा था, जो लंबे समय से चली आ रही धारणाओं का खंडन करता है। इस खुलासे ने वाइकिंग्स के बारे में सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने की शुरुआत की। इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर एस्का विलर्सलेव ने कहा कि वाइकिंग जगत की आनुवंशिक संरचना वैसी नहीं थी जैसा पहले माना जाता था। आमतौर पर यह माना जाता था कि वाइकिंग्स एक ही वंश के स्कैंडिनेवियाई लोगों का एक समरूप समूह थे, जो मिलकर हमले करते थे। उन्हें आम तौर पर योद्धाओं की एक ही जाति के रूप में देखा जाता था, जो अपने रक्त संबंधों से एकजुट थे। हालांकि डीएनए जांच से यह बात पूरी तरह गलत साबित हो गई। शोध से पता चला कि वाइकिंग्स का स्थानीय लोगों के साथ पहले की सोच से कहीं अधिक संपर्क था।
उनकी आनुवंशिक संरचना अपेक्षा से कहीं अधिक विविध थी। वाइकिंग्स सिर्फ नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के ही नहीं थे, और न ही वे सिर्फ अपने ही समूह के लोगों से मेलजोल रखते थे, बल्कि वाइकिंग्स की आनुवंशिक पृष्ठभूमि काफी विविध थी। जब वैज्ञानिकों ने दक्षिणी यूरोप से आनुवंशिक मार्कर पाए, तो ये खोजें काफी आश्चर्यजनक थीं। एशिया से आनुवंशिक प्रभावों का मिलना और भी अप्रत्याशित था। इसकी खास बात यह है कि वाइकिंग्स में विदेशी डीएनए केवल लोगों को पकड़कर वापस लाने से नहीं आया था। शोध से पता चला कि यह आनुवंशिक मिश्रण वाइकिंग युग से पहले ही हो चुका था। दक्षिणी यूरोप और एशिया से आनुवंशिक आदान प्रदान स्कैंडिनेविया में पहले ही हो चुका था। यह खोज विशुद्ध रूप से स्कैंडिनेवियाई वाइकिंग की रूढ़िवादी छवि को चुनौती देती है। इससे वाइकिंग शब्द के अर्थ पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह प्राचीन विश्व में आपसी संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। आनुवंशिक संबंध दर्शाते हैं कि लोग पहले की मान्यताओं से कहीं अधिक समय पहले विशाल दूरियों की यात्रा करते थे और आपस में मेलजोल रखते थे। यह आधुनिक परिवहन साधनों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले की बात है। उस समय न तो हवाई जहाज थे, न ट्रेनें, और न ही सुगम यात्रा मार्ग। फिर भी एशियाई जीन वाइकिंग जीन पूल में प्रवेश करने में कामयाब रहे। इससे यह संकेत मिलता है कि दुनिया आम धारणा से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई थी। स्कैंडिनेविया कोई दूरस्थ बर्फीला इलाका नहीं था जो बाकी दुनिया से अलग थलग हो। यह एक केंद्रीय स्थान की तरह था जहां विभिन्न समूहों के लोग यात्रा करते थे, रहते थे और आपस में मेलजोल रखते थे। इस खोज से वाइकिंग शब्द की परिभाषा ही बदल जाती है। डीएनए प्रमाण से पता चलता है कि वाइकिंग होना आनुवंशिकी पर आधारित नहीं था। यह वंश से निर्धारित नहीं होता था, बल्कि वाइकिंग होना एक पेशा या व्यवसाय था। यह आपके कार्यों के बारे में था, ना कि आपके पारिवारिक इतिहास के बारे में। इसलिए यदि वाइकिंग होना एक पेशा था, तो इसका मतलब था कि विभिन्न पृष्ठभूमियों का कोई भी व्यक्ति वाइकिंग बन सकता था। इससे वाइकिंग समाज के बारे में और भी प्रश्न उठते हैं। यदि वे सभी एक समान नहीं थे, तो वे संगठित कैसे रहे? उन्होंने इतने विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके शासन कैसे किया? डीएनए से मिले प्रमाण बताते हैं कि उनके समाज में कौशल का महत्व था। यदि कोई व्यक्ति युद्ध कौशल रखता था, यात्रा कर सकता था और समाज में योगदान दे सकता था, तो उसका स्वागत किया जाता था। इससे यह संकेत मिलता है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था पहले की सोच से कहीं अधिक खुली और अनुकूलनीय थी। फिर भी इससे एक अलग सवाल उठता है। अगर वाइकिंग्स आनुवंशिक रूप से विविध थे, तो सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले वाइकिंग्स की धारणा आज भी क्यों प्रचलित है? एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि सुनहरे बालों वाले वाइकिंग्स अल्पसंख्यक थे, जो प्रभावशाली थे या उच्च सामाजिक स्थिति रखते थे। एक अन्य सिद्धांत यह है कि यह छवि से बाद में गढ़ी गई और समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई, ताकि वाइकिंग्स को उनकी वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक वीर और पौराणिक दिखाया जा सके। इस शोध में स्कैंडिनेविया का एक अप्रत्याशित पहलू भी सामने आया। इससे पता चला कि विभिन्न क्षेत्रों में वाइकिंग समूह आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न थे। नॉर्वे के वाइकिंग्स का स्वीडन के वाइकिंग्स के साथ बहुत कम संपर्क था, क्योंकि वे अलग अलग समूह थे और कभी-कभी तो दुश्मन भी थे। ब्रिटेन में एक अंधकारमय दौर में जब वाइकिंग्स का निर्माण हुआ, तब यह स्कॉटिश रहस्य वाइकिंग शब्द के वास्तविक अर्थ पर नई रोशनी डालता है। यह दर्शाता है कि वाइकिंग होना केवल वंश से संबंधित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक प्रभाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। वाइकिंग संस्कृति एक शक्तिशाली विचार की तरह फैलती हुई प्रतीत हुई, जिसे उसकी शक्ति को पहचानने वालों ने अपनाया। पहले यह आम धारणा थी कि वाइकिंग होना जन्म से ही तय हो जाता था। अगर आपका जन्म नॉर्वे में हुआ था, तो आपको स्वतः ही वाइकिंग मान लिया जाता था। हालांकि हाल के साक्ष्य बताते हैं
कि मामला इतना सीधा नहीं था। शोधकर्ताओं ने स्कॉटलैंड के ऑर्कनी में मिले 2 कंकालों का अध्ययन किया। लोगों ने वाइकिंग रीति रिवाजों का पालन करते हुए उन्हें बड़े सम्मान और सावधानी से दफनाया था। शवों को नाव के आकार में दफनाया गया था, जो इस विश्वास का प्रतीक था कि उनकी आत्माएं वलहल्ला जाएंगी। उन्हें वाइकिंग तलवारों के साथ दफनाया गया था, जो उनकी उच्च सामाजिक स्थिति को दर्शाती हैं। कब्रों से संकेत मिलता है कि ये लोग संभवतः नॉर्स योद्धा थे। वैज्ञानिकों का लंबे समय से मानना रहा है कि ये लोग अपने निष्कर्षों के आधार पर स्कैंडिनेवियाई आक्रमणकारी थे। डीएनए परीक्षण के परिणाम आए और उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। परिणामों से पता चला कि उनका कोई भी वंश स्कैंडिनेवियाई नहीं था। नॉर्वे, डेनमार्क या स्वीडन से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके विपरीत इन पुरुषों का आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोगों से आनुवंशिक संबंध था। संभव है कि वे रहस्यमय प्राचीन स्कॉटिश जनजाति पिक्ट्स के वंशज थे। अपनी स्कॉटिश जड़ों के बावजूद वे वाइकिंग्स के रूप में ही रहे और वहीं दफनाए गए। इस खोज से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वाइकिंग होने का मतलब किसी विशिष्ट जातीय समूह से होना नहीं था, बल्कि एक विशेष पहचान अपनाना था। यह एक साझा संस्कृति या किसी प्रसिद्ध सामाजिक समूह का हिस्सा होने जैसा था। वाइकिंग कहलाने के लिए स्कैंडिनेवियाई वंश का होना जरूरी नहीं था। उन्हें बस वाइकिंग जीवन शैली को अपनाना होता था। स्थानीय लोगों ने वाइकिंगों के आगमन को देखा और उनकी शक्ति जहाजों, हथियारों और सफलता से प्रभावित हुए। वे वाइकिंग्स की कारगर प्रणाली से प्रभावित हुए और उसका हिस्सा बनने का फैसला किया। उन्होंने वाइकिंग परंपराओं का पालन करना, उनके औजारों का इस्तेमाल करना, उनकी रीति रिवाजों में विश्वास करना और संभवतः वाइकिंग भाषा बोलना भी शुरू कर दिया। हालांकि उनकी शारीरिक बनावट कुछ और ही संकेत देती है, लेकिन उनकी दफनाने की प्रथाएं कुछ और ही बताती हैं। यह नई समझ ब्रिटिश द्वीपों के इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को बदल देती है। पारंपरिक दृष्टिकोण में अक्सर वाइकिंग्स को स्थानीय लोगों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया जाता है। यह अतीत को हमलावरों और रक्षकों के बीच की लड़ाई के रूप में सरलीकृत कर देता है। हालांकि डीएनए साक्ष्य एक कहीं अधिक जटिल और गतिशील तस्वीर को उजागर करते हैं। सीमाएं अटल नहीं थीं और स्थानीय लोग हमेशा विरोध नहीं करते थे। कुछ लोगों ने तो वाइकिंग समुदाय में शामिल होने का फैसला भी किया। वाइकिंग प्रभाव केवल आनुवंशिकी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विकास से भी जुड़ा था। वे नए विचार, प्रौद्योगिकी और पहचान की एक मजबूत भावना लेकर आए, जो उनके शत्रुओं को भी आकर्षित करती थी। जिस समय स्कॉटलैंड में संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा था, उसी समय दक्षिणी इंग्लैंड में भी परेशान करने वाली घटनाएं घट रही थीं। वाइकिंग युग की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक है डोरसेट के सिर विहीन पुरुष। डोरसेट में पुरातत्वविदों ने एक सामूहिक कब्र खोजी, जिसमें लगभग 50 कंकाल मिले, जिनके सिर धड़ से अलग थे। सामूहिक कब्रें आमतौर पर किसी त्रासदी का संकेत देती हैं, लेकिन यह खोज विशेष रूप से चौंकाने वाली थी, क्योंकि हर शव पर सिर नहीं थे। यह किसी युद्ध में मारे गए व्यक्ति का शव नहीं था। गर्दन की हड्डियों पर बने निशान घटनाओं का स्पष्ट क्रम दर्शाते हैं। घावों से पता चलता है कि इन लोगों को युद्ध में नहीं मारा गया था। इसके बजाय उन्हें पकड़ा गया, बांधा गया और क्रम से मार डाला गया। यह एक सुनियोजित नरसंहार था। इनमें से कुछ शवों का डीएनए विश्लेषण किया गया, जिससे अतीत के बारे में और भी दुखद विवरण सामने आए। डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि ये लोग वास्तव में वाइकिंग मूल के थे। वे स्थानीय लोग नहीं थे जो वाइकिंग होने का दिखावा कर रहे थे। वे असली स्कैंडिनेवियाई लुटेरे थे। वे संभवतः एक ऐसे हमलावर दल का हिस्सा थे जो अपने मिशन में आसान्य सफल रहा। उन्हें स्थानीय बलों, संभवतः एंग्लो सैक्सन ने पकड़ लिया और उनकी अपनी भूमि से दूर उन्हें मार डाला। यह खोज
हमें वाइकिंग युग को और अधिक सच्चाई से समझने में मदद करती है। आमतौर पर ध्यान गांवों को जलाने और खजाना लूटने पर केंद्रित होता है, हालांकि यह दफन स्थल विफलता के परिणाम को दर्शाता है। इसमें 50 पुरुषों को दिखाया गया है जो संभवतः एक दूसरे को जानते थे, शायद दोस्त, रिश्तेदार या साथी थे। एक पंक्ति में खड़े होकर बिना किसी दया के मार डाले गए। डीएनए के नतीजों से पता चला कि ये सभी पुरुष स्कैंडिनेविया के एक ही क्षेत्र से नहीं थे। वे किसी एक विशेष गांव या परिवार से नहीं थे, बल्कि उनके आनुवंशिकी से संकेत मिलता है कि वे स्कैंडिनेविया के विभिन्न हिस्सों से आए थे। इससे पता चलता है कि वे रक्त संबंध के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कौशल के आधार पर भर्ती किए गए पुरुषों का समूह थे। समुद्री डाकुओं के दल की तरह ही वाइकिंग दल भी विभिन्न क्षेत्रों के लड़ाकों से बने होते थे, जिन्हें उनके विशिष्ट पृष्ठभूमि के बजाय उनकी क्षमताओं और वफादारी के आधार पर नेताओं द्वारा एक साथ लाया जाता था। यह जानकारी एक व्यापक प्रवृत्ति का समर्थन करती है। वाइकिंग समूह नए सदस्यों को शामिल करने के मामले में लचीले और स्वागतशील थे। जब तक कोई व्यक्ति मानदंडों को पूरा करता था और उसके लक्ष्य समान होते थे, वह समूह का हिस्सा बन सकता था। यह प्रवृत्ति यह भी दर्शाती है कि स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग वाइकिंग जगत में एक साथ आकर एक दूसरे के साथ कैसे लड़ सकते थे। इस सामूहिक कब्र का संबंध इतिहास की एक भयावह घटना सेंट ब्राइस दिवस नरसंहार से हो सकता है। सन 1002 में इंग्लैंड के राजा एथेलरेड द एनरेडी ने इंग्लैंड में रहने वाले डेनिश लोगों की हत्या का आदेश दिया था। डीएनए साक्ष्य इसी समयावधि से मेल खाते हैं। हालांकि हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते, लेकिन यह संभावना इस खोज को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। जब ये सभी पहलू एक साथ आते हैं तो एक सशक्त तस्वीर उभरती है। वाइकिंग सेनाएं केवल किसी एक विशिष्ट क्षेत्र या परिवार से जुड़ी सामान्य सेनाएं नहीं थीं। वे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की विदेशी सेना की तरह थे। उनमें विविधता थी। वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे और नई परिस्थितियों के अनुसार ढल सकते थे। शायद इसी विविधता के कारण वे सफल हुए। वे तेजी से सीखने में सक्षम थे, जरूरत पड़ने पर अपने हथियारों को उन्नत कर लेते थे और जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए नई जानकारी ग्रहण करते थे। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों, प्रतिभाओं और यहां तक कि व्यक्तियों को भी आपस में जोड़ा। पश्चिम में हिंसा और सांस्कृतिक मिश्रण परिदृश्य को बदल रहे थे, लेकिन पूर्व में एक अलग ही वाइकिंग कहानी सामने आ रही थी। जब डेनिश वाइकिंग्स इंग्लैंड में गंभीर परिणामों का सामना कर रहे थे, तब स्वीडिश वाइकिंग्स रूस में और सास में अपना रास्ता बना रहे थे। वे विभिन्न तरीकों से अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उनकी पूर्व की ओर की यात्राओं ने वाइकिंग इतिहास में एक दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये योद्धा किसी दूरस्थ सम्राट के कुलीन अंगरक्षक बन सकते थे? जब स्वीडिश वाइकिंग्स पूर्व की ओर बढ़े और आनुवंशिक मानचित्र को बदल दिया, तो यह ज्ञात है कि वाइकिंग्स एक एकजुट समूह नहीं थे, बल्कि संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए थे। उनकी यात्राएं और लक्ष्य अलग अलग थे। डेनिश पश्चिम की ओर गए, नॉर्वेजियन उत्तर पश्चिम की ओर गए और स्वीडिश पूर्व की ओर बढ़े। स्वीडिश लोगों के पूर्वी प्रवास में एशियाई डीएनए संबंध उभर कर सामने आता है। आनुवंशिक अनुसंधान से पता चला है कि स्वीडिश वाइकिंग्स की आनुवंशिक वंशावली अन्य वाइकिंग समुदायों से अलग थी। उनका जीवन केवल आक्रमणों और युद्धों तक ही सीमित नहीं था। व्यापार ने भी उनकी पहचान और जीवन शैली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वीडिश वाइकिंग्स बाल्टिक सागर को पार करने के लिए अपने लंबे जहाजों का उपयोग करते थे, जिससे उन्हें वर्तमान रूस और यूक्रेन में फैले व्यापक नदी नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हुई। ये नदियां संकरी जलधाराएं नहीं थीं, बल्कि विशाल जलमार्ग थे जो वाइकिंग्स के लिए अपामी
अपार संभावनाओं से भरे हुए थे। स्वीडिश वाइकिंग्स ने नीपर नदी और वोल्गा नदी के रास्ते यात्रा की, जो उत्तरी यूरोप को प्राचीन दुनिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। यात्रा के दौरान स्वीडिश वाइकिंग्स ने अपना नया नाम रूस रखा। यही नाम धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक रूस बन गया। आनुवंशिक शोध से पता चलता है कि रूस के प्रारंभिक शासक वाइकिंग मूल के थे, जिससे यूरोपीय इतिहास के बारे में हमारी समझ में एक नया आयाम जुड़ जाता है। जब लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि वाइकिंग पूर्व की ओर बढ़े थे, तो एक नया प्रश्न उठता है, वे पूर्व में कितनी दूर तक गए थे? ऐतिहासिक अभिलेखों से सिद्ध होता है कि वे एक शक्तिशाली प्राचीन शहर कॉन्स्टेंटिनोपल और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बगदाद तक पहुंचे थे। तुर्की के हागिया सोफिया में वाइकिंग काल की नक्काशी जैसे भौतिक प्रमाण भी मौजूद हैं, जो इन दूरस्थ स्थानों में उनकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। आनुवंशिक प्रमाणों से एक अप्रत्याशित खोज सामने आई है। स्कैंडिनेविया में वाइकिंग काल के कंकालों में एशियाई डीएनए पाया गया है। इस खोज से पता चलता है कि या तो वाइकिंग्स ने एशिया की यात्रा की या एशियाई लोगों ने वाइकिंग्स से मिलने के लिए स्कैंडिनेविया की यात्रा की। इससे संकेत मिलता है कि वाइकिंग दुनिया पहले की सोच से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई थी। यह समझने के लिए कि यह मिश्रण कैसे हुआ, रेशम मार्ग का अध्ययन करना उपयोगी होगा। यह ऐतिहासिक व्यापार मार्ग चीन और यूरोप को जोड़ता था। एक प्रमुख परिवहन मार्ग के रूप में लोग इस मार्ग पर मसालों, रेशम, चांदी, विचारों और यहां तक कि स्वयं का भी आदान प्रदान करते थे। वाइकिंग्स ने इस विशाल नेटवर्क की पश्चिमी सीमा पर अपना स्थान बनाया था। मध्य एशिया के व्यापारी, जैसे कि मैदानी इलाकों के व्यापारी, जो संभवतः मंगोल जनजातियों के पूर्वज थे, नदी मार्गों से यात्रा करते थे और वाइकिंग बस्तियों के संपर्क में आते थे। आनुवंशिक शोध इस अवधारणा का समर्थन करता है। डीएनए साक्ष्य से पता चलता है कि वाइकिंग युग के स्कैंडिनेवियाई लोगों के अवशेषों में एशियाई जीन पाए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्रों के लोग न केवल दूर दराज के व्यापारिक साझेदार थे, बल्कि वास्तव में वाइकिंग्स के बीच रहते थे। वे वाइकिंग समाज में रहने, शादी करने और समुदाय के सदस्य बनने के माध्यम से एकीकृत हो गए थे। कीव के बाजार जैसे स्थान विविधतापूर्ण रहे होंगे, जहां वाइकिंग व्यापारी मध्य एशिया के व्यापारियों के साथ साथ अरब चांदी के बदले फर का व्यापार करते थे। ये बाजार विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और पारिवारिक वंशों का वास्तविक संगम थे। विभिन्न समूहों के लोगों के इस मेलजोल से एक दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। यह वाइकिंग योद्धाओं, जिन्हें बर्सर्कर्स के नाम से जाना जाता है, द्वारा प्रदर्शित तीव्र क्रोध के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। माना जाता है कि ये योद्धा युद्ध के दौरान एक प्रकार की समाधि अवस्था में चले जाते थे, जहां उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता था और वे अविश्वसनीय शक्ति और सहन शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस व्यवहार को मतिभ्रम पैदा करने वाले मशरूम के सेवन से जोड़ा गया है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें अन्य कारक भी भूमिका निभा सकते हैं। एक मत यह है कि वाइकिंग योद्धाओं की तीव्र शारीरिक और मानसिक अवस्था आनुवंशिकी से प्रभावित हो सकती है। जब दो अलग अलग आबादी आपस में मिलती हैं, तो नए लक्षण उभर सकते हैं। इस घटना को हाइब्रिड विगर कहा जाता है। मजबूत स्कैंडिनेवियाई शारीरिक बनावट और स्टेपी आबादी के लचीलेपन के संयोजन से अद्वितीय शारीरिक क्षमताएं विकसित हुई होंगी। इन नए आनुवंशिक मिश्रणों ने वाइकिंग योद्धाओं की असाधारण सहन शक्ति और ताकत में भूमिका निभाई होगी। इससे पता चलता है कि वाइकिंग्स आनुवंशिक रूप से केवल स्कैंडिनेवियाई नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्ति मानव जीनों के विविध मिश्रण से उत्पन्न हो सकती थी। कॉन्स्टेंटिनोपल में व्रंगियन गार्ड वाइकिंग विविधता का एक प्रमुख उदाहरण था। बीजांटिन सम्राट ने स्थानीय सैनिकों के बजाय वाइकिंग्स को सुरक्षा के लिए चुना, क्योंकि वे स्थानीय राजनीति में शामिल नहीं थे
और केवल अपने वेतन की परवाह करते थे। जिन वाइकिंग्स को काम पर रखा गया था वे सम्राट के विशिष्ट निजी अंगरक्षक बन गए। वरंगियन गार्ड के सदस्य अपने विशाल आकार, ताकत और भारी कुल्हाड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें विभिन्न आनुवंशिक पृष्ठभूमियों का मिश्रण भी था। कॉन्स्टेंटिनोपल में रहने से वे विश्व में एक केंद्रीय स्थान पर आ गए थे। वे यूनानियों, तुर्कों, अफ्रीकियों और एशियाई लोगों सहित विभिन्न जातीय समूहों के लोगों के साथ रहते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल में उनका समय लंबा था। कई वाइकिंग्स वर्षों तक वहीं रहे। अपनी सेवा पूरी करने के बाद वे अपने परिवारों के साथ स्कैंडिनेविया लौट गए। यह प्रवृत्ति एक अलग आनुवंशिक खोज को दर्शाती है। इस युग के दौरान स्कैंडिनेवियाई आबादी में दक्षिणी यूरोपीय डीएनए के अंश पाए गए। यह दक्षिण से हुए आक्रमणों का परिणाम नहीं था, बल्कि वाइकिंग्स द्वारा अपने साथ लाए गए व्यक्तियों के कारण हुआ था। वे मूलतः दुनिया भर से लोगों को उत्तर की ओर लाए थे। उनकी भूमि अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का केंद्र बन गई थी। हालांकि दूसरों के साथ संवाद करने की यह तत्परता एक पेचीदा सवाल खड़ा करती है। अत्यधिक परस्पर संबद्धता और बाहरी प्रभावों के प्रति ग्रहणशील होने के बावजूद वाइकिंग संस्कृति समय के साथ क्यों कमजोर पड़ गई? आनुवंशिक शोध के अनुसार यह व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान वाइकिंग युग से पहले और उसके दौरान हुआ था। वाइकिंग्स वास्तव में कितनी दूर तक गए थे? हमें यकीन है कि वाइकिंग्स न्यू फाउंडलैंड तक जरूर पहुंचे थे। लांसेऑक्स मीडोज में स्थित पुरातात्विक स्थल इस बात का समर्थन करता है कि नॉर्स लोग अटलांटिक महासागर पार करके उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। इस ऐतिहासिक स्थल की खोज ने अतीत की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लांसेऑक्स मीडोज एक स्थायी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी विश्राम स्थल या आगे की यात्रा से पहले जहाजों की मरम्मत करने का स्थान था। इससे यह सवाल उठता है कि वाइकिंग्स न्यू फाउंडलैंड से कितनी दूर तक यात्रा कर चुके होंगे। अमेरिका में लंबे समय से गोरी चमड़ी वाले, दाढ़ी वाले पुरुषों के स्पेनिश लोगों से पहले आने की कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न जनसमूहों में अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। इन अजनबियों को आम तौर पर समुद्र मार्ग से आने वाले असामान्य यात्री माना जाता था। इतिहासकारों ने अक्सर इन कहानियों को मिथक या गलत व्याख्या कहकर खारिज कर दिया है, क्योंकि इन्हें पुख्ता सबूतों से पुष्ट नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय इन्हें वास्तविक इतिहास की बजाय लोक कथाओं की तरह माना जाता था। हालांकि हालिया खोजों के चलते लोग इन सिद्धांतों पर पुनर्विचार कर रहे हैं, खासकर वाइकिंग डीएनए से संबंधित नई जानकारी के आलोक में। हाल के आनुवंशिक शोध से पता चला है कि वाइकिंग एक समरूप समूह नहीं थे, बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों का मिश्रण थे, जिनमें कुछ एशियाई मूल के लोग भी शामिल थे। इस नई खोज से वाइकिंग जगत के बारे में हमारी समझ बदल जाती है और उनकी क्षमताओं पर सवाल उठते हैं। चुंबकीय कंपास के बिना वे खुले समुद्रों में लंबी यात्राएं कैसे करते थे? एक सुझाव यह है कि उन्होंने सूर्य पत्थरों का उपयोग किया होगा, जो ध्रुवीकृत प्रकाश का पता लगाकर बादल वाले दिनों में भी सूर्य की स्थिति का पता लगा सकते थे। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ लोग इसे उन्नत तकनीक मानते हैं, जबकि अन्य इसे मौजूदा विज्ञान के दायरे में समझाना पसंद करते हैं। यदि वाइकिंग्स में कुशल नाविक थे और अपनी आनुवंशिक संरचना के कारण नए स्थानों में आसानी से ढल जाते थे, तो यह विचारणीय है कि क्या वे अमेरिकी तट के और अधिक भाग का अन्वेषण कर सकते थे। मिनेसोटा में पाया गया केंसिंगटन रनस्टोन एक विवादास्पद वस्तु है, जो यह संकेत देता है कि 1362 में स्वीडिश और नॉर्वेजियन वाइकिंग्स उत्तरी अमेरिका में थे। कई विशेषज्ञ इसे नकली मानते हैं। हालांकि हाल के आनुवंशिक अध्ययनों से वाइकिंग्स की व्यापक यात्राओं
और अन्य समूहों के साथ उनके अंतर संबंधों का पता चलने के बाद कुछ विद्वानों का मानना है कि इस कलाकृति की फिर से जांच की जानी चाहिए। इससे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यदि स्वीडन के वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया में एशियाई डीएनए लाए थे, तो क्या यह संभव है कि नॉर्वे के वाइकिंग्स ने मूल अमेरिकी आबादी में यूरोपीय डीएनए छोड़ा हो? हालांकि व्यापक आनुवंशिक अध्ययनों में कोलंबस पूर्व मूल अमेरिकी अवशेषों में वाइकिंग्स के स्पष्ट आनुवंशिक लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन सबूतों की कमी इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सबूत अभी तक नहीं मिले हैं या शोधकर्ता गलत जगहों पर खोज कर रहे हैं। एक और संभावना जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि वाइकिंग्स अपने साथ लोगों को वापस लाए हों, न कि सिर्फ अमेरिका में अपना डीएनए छोड़ गए हों। कल्पना कीजिए कि एक वाइकिंग जहाज विनलैंड से खजाने के साथ नहीं बल्कि लोगों को लेकर वापस आ रहा है। यदि मूल अमेरिकी लोगों को आइसलैंड या नॉर्वे लाया गया होता तो उनका डीएनए धीरे धीरे स्थानीय आबादी में घुल मिल जाता। समय बीतने के साथ इसका पता लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं होता। आइसलैंड में शोधकर्ताओं ने एक आनुवंशिक सुराग पाया है जो मूल अमेरिकी वंश के विचार का समर्थन करता है। उन्होंने कोने ई नामक एक विशिष्ट प्रकार की आनुवंशिक वंशावली की खोज की जो आमतौर पर मूल अमेरिकी और एशियाई आबादी में पाई जाती है। हालांकि यह आनुवंशिक प्रकार केवल कुछ ही आइसलैंडिक परिवारों में मौजूद है, लेकिन समय रेखा से पता चलता है कि यह लगभग 1000 साल पहले आइसलैंड पहुंचा होगा। इससे यह सवाल उठता है कि क्या कोई वाइकिंग लगभग सन 1000 ईस्वी में एक मूल अमेरिकी महिला को आइसलैंड वापस लाया था? उपलब्ध साक्ष्य इस व्याख्या का अन्य व्याख्याओं की तुलना में अधिक समर्थन करते प्रतीत होते हैं। अमेज़न सिद्धांत को सभी सिद्धांतों में सबसे चरम माना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि दक्षिण अमेरिका की प्राचीन छवियों में दाढ़ी वाले पुरुषों को दर्शाया गया है। हालांकि वाइकिंग्स अपनी दाढ़ी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह तर्क अपने आप में पर्याप्त मजबूत नहीं है। हालांकि वाइकिंग्स के अन्य कौशलों पर विचार करने पर यह सिद्धांत और भी रोचक हो जाता है। वाइकिंग्स नदी यात्रा में कुशल थे और नदियों का उपयोग करके आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचते थे, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल थे जो व्यापार मार्गों के माध्यम से बगदाद से जुड़े थे। यदि यूरोप और एशिया में यह संभव था, तो अमेज़न नदी अलग क्यों होती? यह अवधारणा असंभव लग सकती है, लेकिन नए शोधों से पता चला है कि हमने अतीत में वाइकिंग्स को कम आंका था। यह बात सामने आई है कि वाइकिंग्स को वाइकिंग के रूप में मान्यता मिलने से पहले ही उनमें एशियाई जीन मौजूद थे। इसके अलावा स्कॉटलैंड के लोग भी वाइकिंग समुदाय में शामिल हुए थे। वाइकिंग पहचान किसी विशिष्ट जातीय समूह की बजाय एक सामूहिक व्यवस्था या पहचान थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाइकिंग्स के अमेज़न नदी तक पहुंचने का सिद्धांत कम हास्यास्पद और चर्चा के योग्य लगता है। जब पौराणिक कथाओं को चर्चा में शामिल किया जाता है, तो मामला और भी जटिल हो जाता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में दो देवताओं एसिर और वनीर के बीच युद्ध की कहानियां मिलती हैं। एसीर जनजाति युद्ध और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें ओडिन और थोर जैसे देवता शामिल हैं। वहीं वनीर जनजाति प्रकृति उर्वरता और पृथ्वी से जुड़ी है, जिसमें फ्रेयर और फ्रेया जैसे देवता शामिल हैं। अतीत में विद्वानों ने इस संघर्ष को केवल प्रतीकात्मक माना था, लेकिन इसकी व्याख्या करने के कई अलग-अलग तरीके हैं। क्या यह कहानी किसी सच्ची ऐतिहासिक और आनुवंशिक घटना पर आधारित हो सकती है? क्या यह संभव है कि वनीर स्कैंडिनेविया के पहले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनके पूर्वज दक्षिणी यूरोप से आए थे, और शायद एसिर एशियाई स्टेपी से आए नए समूहों का प्रतीक हों?
किंवदंती में युद्ध विनाश का नहीं, बल्कि एकीकरण का परिणाम होता है। अंत में वाइकिंग्स का अन्य संस्कृतियों के साथ मेलजोल का दौर समाप्त हो जाता है। आनुवंशिकी पर शोध से पता चलता है कि नए जीनों का प्रवेश कम होता गया और अंततः रुक गया। गतिशील वाइकिंग समाज अधिक स्थिर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे अलग अलग राष्ट्र बन गए। इस परिवर्तन के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। संभव है कि चर्च ने लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया हो, राजनीतिक सीमाएं अधिक स्पष्ट हो गई हों, या वाइकिंग जीवन शैली का आकर्षण कम हो गया हो। हालांकि वाइकिंग्स की आनुवंशिक सामग्री लुप्त नहीं हुई। यह आबादी में मौजूद रही, भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे। यह हमें उस मूल प्रश्न पर वापस ले जाता है जो बहुत ही व्यक्तिगत है और जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। इस मामले का समाधान अभी तक मिले सबूतों के आधार पर किया जाना बाकी है। आइए इन सभी बातों को एक साथ मिलाकर देखें कि इस गहन शोध का आज के लोगों के लिए वास्तव में क्या महत्व है। वैज्ञानिकों ने केवल पुरानी कब्रों और हड्डियों का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्राचीन वाइकिंग डीएनए की तुलना आधुनिक आबादी के डीएनए से भी की। उनका उद्देश्य सीधा साधा लेकिन प्रभावशाली था। 1000 वर्षों से अधिक के परिवर्तन प्रवास और ऐतिहासिक घटनाओं के बाद वाइकिंग वंश का कितना अंश अभी भी शेष है, यह निर्धारित करना। निष्कर्ष अप्रत्याशित हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, तो संभवतः आपके पूर्वज वाइकिंग रहे होंगे। शोध से पता चलता है कि यूके के लगभग 6% निवासियों में वाइकिंग जीन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि आज लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आनुवंशिक प्रमाणों में उन लोगों के वंश का उल्लेख मिलता है जिन्होंने लंबी नावों में ठंडे समुद्रों को पार किया था। कोई व्यक्ति दफ्तर में नौकरी कर सकता है, शिक्षक हो सकता है या अस्पताल में काम कर सकता है, फिर भी उसके डीएनए में उत्तरी सागर का अंश मौजूद हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि स्वीडन में विशिष्ट वाइकिंग आनुवंशिक चिन्हों वाले लोगों का प्रतिशत और भी अधिक है, लगभग 10%। कुछ लोगों को यह संख्या कम लग सकती है, क्योंकि आम धारणा यह है कि आधुनिक स्वीडिश लोगों का अधिकांश वंश वाइकिंग है। हालांकि हाल ही में हुए एक अध्ययन ने इस धारणा का खंडन किया है। इससे पता चलता है कि आधुनिक स्कैंडिनेवियाई लोगों की आनुवंशिक संरचना एक सहस्राब्दी पहले के वाइकिंग्स से अलग है। सदियों से जीन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वाइकिंग्स की विशिष्ट आनुवंशिक विशेषताएं, जिनमें स्कैंडिनेविया, दक्षिणी यूरोप और एशिया का प्रभाव शामिल था, समय के साथ विकसित हुईं, कम हुईं या किसी नई चीज में विलीन हो गईं। यह खोज इतिहास को देखने के हमारे नजरिए को बदल देती है। यह साबित करता है कि समय, प्रवास और विकास के कारण मनुष्य हमेशा बदलते रहते हैं। आप यह नहीं मान सकते कि एक आधुनिक स्वीडिश व्यक्ति बिल्कुल वाइकिंग जैसा है। अतीत लोगों को स्थिर नहीं करता, बल्कि उन्हें बदलता और आकार देता है। परिणाम स्वरूप इतिहासकारों को अपने पुराने सिद्धांतों पर पुनर्विचार करना होगा और स्थापित मान्यताओं को आधुनिक बनाना होगा। यह शोध शुद्ध वंशानुक्रम की धारणा को गलत साबित करता है। कुछ समूह आनुवंशिक शुद्धता के प्रतीक के रूप में वाइकिंग वंश का दावा करते हैं, लेकिन विज्ञान इसके विपरीत सिद्ध करता है। वाइकिंग्स वास्तव में आनुवंशिक रूप से बहुत विविध और मिश्रित थे। वे अपने तक ही सीमित नहीं रहते थे और जहां भी जाते थे, अन्य आबादी के साथ घुल मिल जाते थे। उन्होंने नई संस्कृतियों, कौशलों और डीएनए को अपनाया। उनकी सहनशीलता उनकी विविधता से उत्पन्न हुई, न कि एक रूपता से। ऑर्कनी जैसे स्थानों पर मिले अवशेषों को देखने से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि वाइकिंग के रूप में दफनाए गए सभी व्यक्ति वास्तव में स्कैंडिनेवियाई नहीं थे। उनमें से कुछ स्थानीय निवासी थे जिन्होंने वाइकिंग जीवन शैली को अपनाया था। इससे यह स्पष्ट होता है
कि वाइकिंग होना केवल वंश पर आधारित नहीं था, बल्कि नौकायन, युद्ध और साझा उद्देश्यों की प्राप्ति जैसी गतिविधियों में भागीदारी पर भी निर्भर था। यदि कोई इन गतिविधियों में भाग ले सकता था तो उसे वाइकिंग समूह में स्वीकार किया जा सकता था। यह अध्ययन वाइकिंगों के व्यापक अन्वेषण को भी दर्शाता है। उनके आनुवंशिक प्रमाण बताते हैं कि वे लगातार यात्रा करते रहते थे। उन्होंने डेनमार्क से इंग्लैंड, नॉर्वे से आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और स्वीडन से बाल्टिक क्षेत्रों तक का सफर तय किया। इन रास्तों ने महाद्वीपों में फैला एक विशाल परस्पर जुड़ा नेटवर्क बनाया। वाइकिंग्स ने मध्ययुगीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। उन्नत संचार विधियों के विकास से पहले दूरस्थ क्षेत्रों को आपस में जोड़ा। हालांकि शोध से पता चलता है कि वाइकिंग युग के अंत के आसपास लगभग 1050 ईस्वी में स्कैंडिनेविया में नए जीनों के प्रवाह में आश्चर्यजनक रूप से अचानक कमी आई। इसका अर्थ यह था कि वाइकिंग युग की विशेषता रही आनुवंशिक विविधता में उल्लेखनीय कमी आई। वाइकिंग जगत में जीनों की मुक्त आवाजाही कम होने के साथ साथ भौतिक और आनुवंशिक दोनों प्रकार की सीमाएं अधिक स्पष्ट होती गईं। इस परिवर्तन में कई कारक योगदान दे सकते हैं। ईसाई धर्म के प्रसार ने नए विश्वास और मानदंड लाए, जिन्होंने लूटपाट और दास व्यापार को हतोत्साहित किया, जो अतीत में संस्कृतियों के मिश्रण के प्रमुख कारक थे। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली राज्य उभरने लगे, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। जो क्षेत्र कभी खुले और सुलभ थे, वे अधिक प्रतिबंधित और किलेबंद हो गए।